हाँ, तो बात ये है कि लव डेथ एंड रोबोट्स का नया सीजन आ चुका है और इस बार हमें फिर से कुछ वाइल्ड स्टोरीज और ऐसी एनिमेशन मिली है जिन्हें देखकर तुम टीवी पॉज कर दोगे, खासकर जब तुम्हारी मम्मी कमरे में आ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हर एपिसोड को डिटेल में ब्रेक डाउन किया जाए, खास तौर पर उनके एंडिंग्स को। कुछ एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेकिन मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं ताकि तुम अपने पसंदीदा एपिसोड तक सीधे पहुंच सको। अब कुछ स्नैक्स ले लो, बैकग्राउंड में रेड हॉट चिली पेपर्स चला दो और ये जरूर चेक कर लो कि कहीं तुम्हारी कैट दुनिया पर राज करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं। जब मैंने पहली बार सुना कि डेविड फिंचर ने कांट स्टॉप नाम का शॉट डायरेक्ट किया है तो लगा कि शायद ये कुछ डार्क और साइकोलॉजिकल होगा, बट नो, ये तो है एक इनसेन मैशअप बिटवीन टीम अमेरिका और रेड हॉट चिली पेपर्स। बहुत लोग नहीं जानते कि फिंचर पहले एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हुआ करते थे और उन्हें कभी भी चिली पेपर्स का वीडियो डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। तो शायद यही रीजन है कि उन्होंने इस शॉट के जरिए उसकी भरपाई कर ली, और क्या शानदार तरीके से की। ये शॉट असल में एक स्टाइलाइज्ड रिक्रिएशन है उनके 2003 के लेजेंडरी कॉन्सर्ट की, जो स्लेन कासल आयरलैंड में हुआ था और जिसे माना जाता है उनके बेस्ट लाइव परफॉर्मेंसेस में से एक। उस शो को देखने आए थे ओवर 80,000 लोग। अब ऑब्वियसली इस शॉट में कुछ डिफरेंसेस हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, यहाँ सबके सब पपेट है। एंथनी किडीज का मस्टाश मिसिंग है, फ्ली अपनी स्केलेटन आउटफिट में नहीं है और पूरी शॉट एक फन होमेज लगती है बैंड की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए, ना कि कॉन्सर्ट का एक शॉट फॉर शॉट रीमेक। वैसे मैं तो पूरा 1 आवर 40 मिनट्स का कॉन्सर्ट फिर से देख आया और ना किसी को जलते देखा, ना किसी को फ्लैशिंग करते हुए। सो फिंचर, मेरा टाइम वापस दो प्लीज। अब YouTube की पपेट न्यूडिटी पॉलिसी क्या कहती है पता नहीं, लेकिन शॉट के एंड में पूरा बैंड अपने जेनिटल्स पे सिर्फ सॉक्स पहने हुए परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ ऐसा जो उन्होंने अपने अर्ली करियर में भी कई बार किया था। जब मैंने पहली बार ये टाइटल सुना, क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द मिनी काइंड, तो लगा ओह, ये स्पीलबर्ग को ट्रिब्यूट देने वाला होलसम एपिसोड होगा। फिर एलियन का, तुम समझ ही गए। डायरेक्टेड बाय एक VFX आर्टिस्ट जिन्होंने ज़ोंबीलैंड में काम किया था, ये शॉट यूज करता है एक बेहद यूनिक विजुअल स्टाइल, टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी, जिसमें स्क्रीन के टॉप और बॉटम को ब्लर करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है मानो पूरा सीन किसी टॉय सेट का हिस्सा हो। कंबाइन करो इसे फास्ट मोशन वाइड शॉट्स और तुम देखोगे कि ये पूरी दुनिया लिटरली एक डायोरामा जैसी लगती है। और क्योंकि स्टोरी है इंसानों की इनसिग्निफिकेंस पर, इस मिनिएचर लुक का थीमेटिक पर्पस भी है। पर विजुअल से हटकर स्टोरी में इंसानों को ज्यादा हीरोइक नहीं दिखाया गया। हम एलियंस को शूट कर देते हैं जो पीस लेकर आते हैं, हमारे लाइव स्टॉक के साथ एक्टिविटीज कर लेते हैं। लेट्स जस्ट लीव इट देयर। और सबसे फन डिटेल, जब एलियंस हमला करते हैं तो रेड कारपेट पे खड़े पापराजी सेलिब्रिटीज को छोड़कर भागते हुए लोगों की पिक्चर्स लेने लगते हैं। एक प्यारी सी कल्चरल डिटेल भी है, स्कॉटलैंड के एडिनबरा में स्थित ग्रे फ्रायर्स बॉबी पब का एक शॉट, जो उस लॉयल डॉग पर बेस्ड है जो अपने मालिक की कब्र पर सालों बैठा रहा था। स्पीलबर्ग की कई रेफरेंसेस भी दिखती हैं, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के ट्राइपॉड एलियंस या स्टेडियम में E.T. गो होम साइड। स्टोरी खुद बहुत बेसिक है, एलियंस आते हैं, इंसान रेजिस्टेंस करता है, फिर एलियंस की टेक्नोलॉजी से उन पर पलटवार करता है। बट ट्विस्ट ये है, ऐसा करते हुए हम एक ब्लैक होल एक्टिवेट कर देते हैं जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम सक कर जाता है और एंड में एक कॉस्मिक फार्ट साउंड। यस, सीरियसली। सीजन 4 का एक सबसे मेमोरेबल एंट्री आता है ब्लर स्टूडियोज की तरफ से, एक स्टूडियो जिसने सोनिक द हेजहॉग और एवाटार जैसी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। और फ्रैंक मैक्सलस की CI को कौन भूल सकता है। स्पाइडर रोज नाम की ये कहानी सेट है एक एस्ट्रॉइड माइन पर फार फ्यूचर में। मेन कैरेक्टर का नाम भी यही है, स्पाइडर रोज, लेकिन उसका असली नाम है लीडिया मार्टिनेज। अपने पति की मौत के बाद से वो खुद को स्पाइडर रोज कहती है, एक ऐसा नाम जिसमें स्पाइडर की डेडलीनेस और रोज की ब्यूटी दोनों शामिल है। और इसी कॉन्ट्रास्ट, डेंजर और ब्यूटी के बीच ये कहानी घूमती है। उसके पति की मौत के बाद कई सालों से स्पाइडर स्पेस में अकेली घूम रही है, एस्टेरॉइड फील्ड से माइनिंग करती हुई, जो दिखने में किसी स्पाइडर वेब जैसे लगते हैं। और फिर अचानक एक दिन उसे एक रेयर ज्वेल मिलता है, इतना कीमती कि वो इससे उस एलियन रेस से बदला ले सकती है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। स्पाइडर खुद को कुछ इंजेक्शंस देती है जो उसके ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक्स को डल कर देते हैं, लेकिन जब एक एलियन पेट उसकी लाइफ में आता है
तो वो इंजेक्शंस लेना बंद कर देती है। अब इस ज्यूल को लेकर वो एक एलियन इन्वेस्टर ग्रुप से कांटेक्ट करती है। उसका मकसद है एक ऐसा हथियार पाना जिससे वो जेड प्राइम को मार सके, एक ऐसा एलियन जो शेपर्स रेस से है। इनका क्लोनिंग टेक इतना एडवांस्ड है कि इन्हें किल करना लगभग नामुमकिन है। स्पाइडर उसे ऑलरेडी 11 बार मार चुकी है, लेकिन कभी ओरिजिनल को नहीं। इन्वेस्टर जो खुद एक अननोन एडवांस एलियन स्पीशीज से है, स्पाइडर को साफ मना कर देता है कि वो ट्रीटी की वजह से ऐसे वेपन्स नहीं बेच सकता जो पूरे कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन वो स्पाइडर को एक और डील ऑफर करता है। वो उसकी लोनलीनेस और पेट्स के लिए अफेक्शन देखकर उसे एक एलियन क्रीचर सौंपता है जिसे 96 दिनों तक संभालना होगा। जब वो वापस आएंगे तब स्पाइडर डिसाइड कर सकती है कि उसे ज्यूल चाहिए या ये पेट। डील सुनने में अजीब लगती है क्योंकि भला कोई पेट इतने कीमती ज्यूल से ज्यादा वैल्यूएबल कैसे हो सकता है, लेकिन स्पाइडर के पास लूज करने को कुछ नहीं है। स्पाइडर इस नए एलियन पेट का नाम रखती है नोजी। टेस्ट से पता चलता है कि नोजी के डीएनए में बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है, यानी वो कई फॉर्म्स में इवॉल्व हो सकता है। और जैसे ही नोजी स्पाइडर के साथ रहने लगता है, वो उसके जैसा बनना शुरू कर देता है। शॉकिंग बात यह होती है कि नोजी खुद को कोकून करता है और निकलता है एक नए ज्यादा ह्यूमन लाइक और मैमिलियन फॉर्म में। वो वायर से झूलने लगता है, एक मंकी जैसा बिहेवियर दिखाता है। स्पाइडर और नोजी के बीच इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है। उसकी प्रेजेंस स्पाइडर को उसके हस्बैंड की याद दिलाती है। नोजी को छूते ही वो अपने प्यार को फिर से महसूस करती है और इसलिए अब उसे पेन डलिंग इंजेक्शंस की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जेड प्राइम वापस आ जाता है स्पाइडर को खत्म करने के लिए। स्पाइडर की शिप पर उसका एपिक अटैक होता है। जहाज पर जहरीले मिसाइल्स छोड़े जाते हैं जो गैस रिलीज करते हैं। जेड प्राइम बच जाता है और फिर दोनों के बीच एक इंटेंस क्लोज क्वार्टर्स फाइट होती है। ये कहानी रिवेंज के बारे में है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पाइडर जेड की आंख में नाइफ घोंप देती है। जैसा कि कहते हैं, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। जेड को मारकर स्पाइडर अपनी मौत का भी रास्ता खोल देती है। शिप का खाना और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो चुके हैं। उसे अब बस 7 से 10 दिन बचे हैं और इन्वेस्टर टाइम पर वापस नहीं आएगा। तभी आता है एक हार्ट वार्मिंग सीन। स्पाइडर नोजी से कहती है, जब तुम आए थे मैं अंदर से मर चुकी थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीने की इच्छा दी। एक आखिरी सेल्फलेस एक्ट में वो नोसी को अपनी बॉडी या जो कुछ भी ह्यूमन पार्ट्स उसके अंदर बचे हैं ऑफर करती है ताकि वो सरवाइव कर सके जब तक इन्वेस्टर वापस ना आ जाए। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि इन्वेस्टर वापस आता है। क्या ये इन्वेस्टर की पूरी योजना का हिस्सा था? क्या उसने जानबूझकर जेड प्राइम को स्पाइडर की लोकेशन दी थी? स्पाइडर को खत्म करके उसने ज्यूल भी पा लिया और अपना प्राइज्ड एलियन पेट भी वापस ले लिया। और शायद ये पेट ज्यूल से कहीं ज्यादा कीमती हो, क्योंकि ये दूसरों के डीएनए और इमोशंस को अब्सॉर्ब करता है। ये फ्यूचर में एक परफेक्ट ट्रोजन हॉर्स बन सकता है एलियन स्पीशीज को स्टडी करने के लिए। एंड में नोजी फिर से कोकून करता है और इस बार वो स्पाइडर जैसा दिखता है। इन्वेस्टर उसे देखकर कहता है, ही इज क्यूट, जो वही बात थी जो स्पाइडर ने भी उसके बारे में कही थी। अगर तुम्हें जायंट किलिंग बेबीज पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए है। 1983 की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड ये कहानी है स्लैश और उसके गैंग की, जो सरवाइव कर रहे हैं एक पोस्ट अपोकलिप्टिक हेल में जिसे कहा जाता है फन सिटी। फन सिटी शायद कभी कैलिफोर्निया रहा होगा, क्योंकि रेफरेंसेस हैं वेस्टलैंड और चीको के, जो कैलिफोर्निया में एग्जिस्ट करते हैं। ओल्ड मदर नाम की एक शामान लाइक कैरेक्टर बताती है, सब कुछ शुरू हुआ साउथ में हुए वॉर्स से। बॉम्ब्स गिरे, शायद न्यूक्लियर रेन हुई और अर्थ की सरफेस से निकले जायंट्स, इतने मैसिव कि वो पूरा ब्रिज उठाकर मून पे फेंक सकते हैं। सिटी अब कंट्रोल्ड है गैंग्स द्वारा। स्लैश है ब्रदर्स गैंग का लीडर, जबकि ह्यो है सट्स का हेड। दोनों राइवल्स हैं। असल में ह्यो ने ही स्लैश के चेहरे पर वो आइकॉनिक स्कार दिया था, लेकिन जब सामने आता है एक कॉमन एनिमी द 400 बॉयज, दोनों गैंग्स को करना पड़ता है अलायंस। 400 बॉयज असल में हैं ओवरसाइज्ड म्यूटेटेड बेबीज, इतने बड़े कि उन्हें किल करना भी मुश्किल है। पर जब गैंग्स उन्हें फाइट करती हैं, तो वो एक हिडन पावर एक्टिवेट करते हैं।
एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे वो इन मॉन्स्टर्स को हराते हैं। ये पावर कहां से आई एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन गेस किया जा सकता है कि ये उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का म्यूटेटेड रिजल्ट है। हालांकि फाइट जीत ली जाती है लेकिन कैजुअलिटीज बहुत होती हैं। फाइनल सीन में स्लैश एक डिफीटेड बेबी के सिर पर गन रखता है और कहता है "Got a boy, you're dead, slicker." स्टोरी के एंड में हमें सुनाया जाता है "Nothing ever ends." ओल्ड मदर की वही लाइन जो बताती है कि ये एंडलेस वॉर और सर्वाइवल साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है रूसो ब्रदर्स की कंपनी एजीबो ने और ये एपिसोड है एक बिल्ली की वर्ल्ड डोमिनेशन की कहानी। सांचेज नाम की इस बिल्ली की आवाज दी है क्रिस पार्नेल ने, जो एसएनएल के भी मेंबर रह चुके हैं। सांचेज एक गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहा है। वो अपने ओनर्स टॉड और मार्जी को सर्वेंट्स मानता है। प्रॉब्लम, वो अपने लिए अच्छी कैट फूड तक नहीं मंगवा सकता। एंटर डैनियल हाउसबडी, एक स्मार्ट रोबोटिक बटलर वॉइस्ड बाय जाजू फ्रॉम द लायन किंग। डैनियल न सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स कर सकता है, वो इंटरनेट से जुड़ सकता है और यहाँ तक कि कैट लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब सांचेज को एक टूल मिल गया है अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को रियलिटी में बदलने का। वो डेनियल से कमांड देता है पूरे बिल्डिंग में जहाँ भी कैट्स हैं वहाँ ऐसे रोबोट्स भेज दो। अब हर कैट के पास एक लॉयल डैनियल है और इन रोबोट्स के पास एक्सेस है स्टोव्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, लॉक्स, पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सांचेज अब अपने रिवेंज प्लान पर काम करता है। अपने ओनर्स को ट्रैप करता है, एक ब्लेजिंग फायर में अपार्टमेंट को लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन सबसे अपसर्ड ट्विस्ट, सांचेज का असली नाम है डिंगलबेरी जोन्स। अब ये नाम शायद एक वायरल कैट वीडियो से इंस्पायर्ड है। जब तुमने पहली बार गोलगोथा देखा था, शायद तुमने भी यही सोचा होगा, ये अब तक का सबसे बेस्ट सीजीआई है। ये लव, डेथ एंड रोबोट्स का पहला लाइव एक्शन एंट्री है। सेटिंग है वेस्टर्न आयरलैंड, जहां हम मिलते हैं फादर डोनाल्ड मैगवायर से, जो अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव हैं एक मिस्टीरियस एलियन स्पीशीज के लिए, जिनका नाम है लूपो। अब तक लूपो ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ब्लैकफिन रिजरेक्शन नाम की एक घटना के बारे में सुनकर कांटेक्ट किया और वो चाहते हैं फादर मैगवायर ही आइए, क्योंकि उन्होंने ये इवेंट अपनी आंखों से देखा था। लोकेशन के चारों तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, कुछ एलियंस का स्वागत कर रहे हैं, कुछ डर के मारे चिल्ला रहे हैं। इस बीच बिशप क्लीरी मैगवायर को याद दिलाते हैं कि चर्च ने अभी तक एलियंस की प्रेजेंस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, शायद इसलिए कि एलियंस की एग्जिस्टेंस चर्च की कई पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करती है। लूपो का प्लैनेट एक गैस जायंट है जो हमसे पूरे 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। वो सी ड्वेलिंग क्रीचर्स हैं और इतनी दूर ट्रैवल करके आना प्रूफ है कि वो हमसे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। मैगवायर की मुलाकात होती है लूपो के रिप्रेजेंटेटिव से और कहना पड़ेगा ये एलियन डिजाइन बहुत ही कूल है। एक स्पेस सूट में ढका हुआ, उसके हेड के चारों तरफ ग्रीन लिक्विड और उस सूट से निकलती स्मोक की पफ्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो मैकेनिकल गिल्स से सांस ले रहा हो। लूपो अर्थ पर आए हैं एक खास जगह देखने जहां ब्लैकफिन रिजरेक्शन हुआ था। दरअसल एक ऑयल स्पिल के बाद बहुत सारे डॉल्फिन्स मर गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक डॉल्फिन वापस जिंदा हो गया। उसे नाम दिया गया ब्लैकफिन। लूपो उस डॉल्फिन को एक हाई पिच्ड श्रीक से बुलाता है और फादर मैगवायर की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि एलियन उस डॉल्फिन से बात कर पा रहा है। ब्लैकफिन ने लूपो को बताया है इंसानों के सारे क्राइम्स के बारे में जो उन्होंने समुद्र के क्रीचर्स के साथ किए हैं। वो उसे एक मैसाया कहता है और अब शुरू करता है एक क्रूसेड इंसानों के खिलाफ। मिलिट्री ऑफिसर ने फादर मैगवायर को वार्न किया था कि कुछ ऐसा मत करना जिससे युद्ध शुरू हो, लेकिन यहीं से वॉर की शुरुआत हो जाती है। गोलगोथा असल में एक तीखा कटाक्ष है हमारे ब्लाइंड फेथ पर। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जीसस 3 दिन बाद जिंदा हुए थे, वैसे ही यहाँ एक डॉल्फिन रिजरेक्ट हुआ है। एपिसोड का टाइटल गोलगोथा खुद ही जीसस की क्रूसिफिक्शन साइट का रेफरेंस है। लूपो भी पूछता है गॉड ने इस बैकवाटर प्लैनेट को मेसाया के लिए क्यों चुना, और आखिर में लूपो ह्यूमैनिटी को वैसा ही ट्रीट करता है जैसा हम बाकी स्पीशीज को ट्रीट करते हैं। बस जब तुम सोचते हो कि एक YouTube वीडियो मिस्टर बीस्ट के बिना कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो सामने आ जाता है। हाँ, मिस्टर बीस्ट ने ही उस MC की वॉइस दी है जो अपने कंपेटिटर्स को हॉरिफाइंग और इनह्यूमेन टास्क से गुजारता है। लेकिन ये कहानी बीस्ट गेम्स की नहीं है,
फ्यूचर में सेट इस कहानी में एक विशाल गैलेक्टिक एम्पायर है जो ऑर्बिटल डायनोड्रोम्स पर ब्रूटल फाइट्स कंडक्ट करता है। ये सब हो रहा है लॉर्ड चलोन ऑफ यूरोपा और डचेस सरक ऑफ कलिस्टो, जुपिटर के 2 मून्स की शादी सेलिब्रेट करने के लिए। उनकी मैरिज को ब्लड के साथ सैंक्टिफाई करने के लिए ये डेडली गेम्स रखे गए हैं। अब कहानी में आती है हमारी मेन कैरेक्टर मे। पूरी जिंदगी एक परफेक्ट वॉरियर बनने में लगा दी, लेकिन अंदर से मे हमेशा एक फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। उसकी टोटम स्पिरिट है टिम्बरवुल्फ। नरेशन हमें बताता है कि वुल्फ अकेला तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन पैक में हो तो अनबीटेबल बन जाता है। स्टोरी में हमें मे और एक दूसरे राइडर के बीच रोमांस भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों को पता है जब वो फाइनल 2 में पहुंचेंगे तो उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा टू द डेथ। गेम्स शुरू होते हैं और राइडर्स लड़ते हैं राइडिंग ऑन रेजरेक्टेड डायनासोर्स। उनके ग्रैपलिंग हुक्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि वो डायनोस के कानों में पियर्सिंग से जुड़ सकें। डिनोड्रोम पूरे टाइम स्पिन करता है और ऊपर से इलिट स्पेक्टेटर्स हवर करते हैं, शैंपेन पीते हुए नीचे होते ब्लड बाथ को एंजॉय करते हैं। मैं ये गेम्स जीत जाती है, लेकिन एमसी ने एक फाइनल सरप्राइज रखा है। उसे लड़ना है एक रिजरेक्टेड टी-रेक्स से। एक इंटेंस और गोरी बैटल के बाद मे उस टी-रेक्स को कंट्रोल कर लेती है, बिल्कुल क्रिस प्रैट वाइब्स के साथ, और फिर वो उस टी-रेक्स का यूज करके उस हवरिंग लॉर्ड और लेडी पर हमला कर देती है। उन्हें और खुद को दोनों को मार देती है। अंत में हमें सुनाई देता है एक 8th सेंचुरी चाइनीज पोएम ड्रिंकिंग अलोन बीनीथ द मून, जो लोनलीनेस और कंपेनियनशिप की क्रेविंग के बारे में है, मे की तरह, जिसने पूरी जिंदगी एक बिलोंगिंग की तलाश में बिताई। फाइनल शॉट में हम देखते हैं एक वुल्फ पैक दूर चला जाता है और यही मैसेज देता है कि मे को फैमिली सिर्फ डेथ के बाद मिली। अब एक और रिलीजियस टेल, लेकिन इस बार थीम है कैसे फेथ को इस्तेमाल किया जा सकता है नाजी डीमंस को मारने के लिए। इस बार हम वापस आ जाते हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन स्टाइल में। हाउ ज़ीक गॉट रिलीजन की कहानी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां एक बॉम्बर प्लेन क्रू एक सुइसाइड मिशन पर जा रहा है। मिशन एक चर्च को उड़ाना जो जर्मन बॉर्डर के पास है। एयरफोर्स उनके मोराल के लिए चॉकलेट सिगरेट्स और जॉन वेन की मूवी दे रही है। मतलब सबको पता है कि ये लास्ट राइड हो सकती है। क्रू को लीड कर रहे हैं कम्स, एक एक्सेंट्रिक आदमी जो एक अजीब डिवाइस लेकर घूमता है जो डीमोनिक कंपास जैसा लगता है। उन्हें खुद नहीं पता कि इस मिशन का असली मकसद क्या है, लेकिन ऊपर वालों को समहाउ पता है कि नाजीज कोई सैटनिक रिचुअल्स कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉर्चर्ड प्रीस्ट यहाँ फ्रेंच और अरामीक बोलते हैं, वही लैंग्वेज जो जीसस बोलते थे। क्रू में से एक है ज़ीक, जो रिलीजन पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है, आई बिलीव इन व्हाट आई कैन सी एंड टच। इतने रियल प्रॉब्लम्स हैं तो फेरी टेल्स क्यों बनाऊं? लेकिन वो ये सोच बहुत जल्दी बदलने वाली है। जैसे ही चर्च पे बॉम्ब गिरता है, रबल से निकलता है एक डीमन जिसे कुम्स द फॉलन कहता है। उसका नाम ही बताता है कि वो शायद गॉड का एक फॉलन एंजल है, उसके पास विंग्स भी है। उसके बाहर आते ही मैसेकर शुरू हो जाता है। क्रू के मेंबर्स एक एक करके मारे जाते हैं। लेकिन ज़ीक एक चीज नोटिस करता है, एक मेटल क्रॉस डीमन को हर्ट करता है। फिर एक टाइम्ड बुलेट उस क्रॉस को डीमन के अंदर एम्बेड कर देता है और डीमन एक्सप्लोड हो जाता है एक सी ऑफ विदरिंग सोल्स के साथ। शायद ये वही सोल्स हैं जिन्हें डीमन ने कैद कर रखा था। प्लेन क्रैश होने से बच जाता है और ज़ीक, जो कभी बिलीवर नहीं था, अब क्रॉस और बाइबल के साथ दिखता है। मोराल, अगर किसी को कन्वर्ट करना है तो बस एक नाज़ी डीमन दिखा दो। अब बात करते हैं सीजन के सबसे वीक एपिसोड की। लेकिन अगर तुम केविन हार्ट को पैसे दे रहे हो सिर्फ एक एयर आयनाइजर को वॉइस देने के लिए, तो कम से कम कुछ फनी तो होना चाहिए था। इस शॉट में कोई सॉलिड स्टोरी नहीं है, बस एक बंच ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं जो अपने मालिकों की स्टूपिडिटी पर रैंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि विजुअल प्रेजेंटेशन भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। बस कुछ विनियट्स, कुछ रैंडम डायलॉग्स और बहुत सारे वेस्टेड पोटेंशियल। मुझे लगता है क्रिएटर्स ने सीजन में एक और कॉमिक रिलीफ डालना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मजेदार नहीं है तो बस वो सिली ही लगने लगता है। स्टोरी बेस्ड है एक शॉर्ट स्टोरी पर और सेटिंग है लंदन। वॉइसेस में है डैन स्टीवंस एज सीटन और जिम ब्रॉडबेंट एज द पोएट। मेन कैरेक्टर है जॉफ्री द कैट, जो अपने पोएट मालिक को बचाने की कोशिश में है ताकि वो न खुद को बर्बाद करे न ह्यूमैनिटी को। पोएट रह रहा है सेंट लूक में, जो आर्टिस्ट्स का पेट्रन सेंट भी है। वो अपना पोएम खून से लिख रहा है
और जगह डिमोनिक इम्प्स से भरी हुई है, जो शायद सिर्फ कैट्स को ही दिखते हैं, क्योंकि बाद में रिवील होता है कैट्स असल में एंजल्स के डिसेंडेंट्स हैं। पोएट को पहले लगा था कि गॉड ने उसे डिवाइन पोएम लिखने के लिए चुना है, लेकिन वो इस ऑब्सेशन में पागल हो गया। अब सेटन उसे ऑफर करता है एक ऐसा पोएम लिखने का डील जो इतना शानदार होगा कि ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बीच में आता है जॉफ्री द कैट। सेटन उसे पावर और फिश हेड्स का लालच देता है, लेकिन जॉफ्री रिजेक्ट कर देता है। वो सेटन की उंगली काट लेता है और तभी पोएट चिल्लाता है, मैं कुछ भी करूंगा अगर इस कैट की जान बच जाए। शायद यही वो पोएम लिखने का डील साइन कर लेता है। जॉफ्री अकेले सेटन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो जाता है बाकी एली कैट्स को बुलाने। मेरा फेवरेट है नाइट हंटर मपेट, जो बताता है कि वो एंजल टाइगर के डिसेंडेंट है, जिसने न्यूमन रैट ऑफ इजिप्ट को मारा था। कैट्स पुराने फेरोज के रैट्स मारते थे और नाइट हंटर के हिसाब से ये गॉड के वॉरियर्स हैं। वो सेटन को किल नहीं कर सकते, लेकिन घायल जरूर कर सकते हैं। उनके पास एक एबिलिटी भी है जिसे कहते हैं क्रीप, जो उन्हें डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने देती है। कैट्स डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और जॉफ्री वो पोएम खा जाता है जो ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने वाला था। पोएम के अंदर पोएट की सोल थी, तो अब वो सोल जॉफ्री की हो गई। इस तरह जॉफ्री और उसकी कैट गैंग ने डेविल को डिफीट कर दिया और ह्यूमैनिटी बचा ली, और बाद में पोएट के साथ कोलैबोरेट भी किया कुछ और टेरिफाइंग लिखने के लिए। तो ये थे लव, डेथ एंड रोबोट सीजन 4 के कुछ स्टैंड आउट और कुछ फॉरगेटेबल एपिसोड्स। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारा फेवरेट एपिसोड कौन सा था इस सीजन में? कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें पपेट्स वाले चिली पेपर्स पसंद आए या एलियंस की फाट पावर्ड रिवेंज? नीचे कमेंट्स में शेयर करो अपने थॉट्स, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।